हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपनी पॉलिटी की जो थ्योरी की रेगुलर क्लास चल रही थी उसे वापस कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं वो एक ट्रिक में आपको सारे क्रम से प्रधानमंत्री याद करवाए थे, है ना। हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले भारत के प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो एग्जाम में पूछी जाती, केवल हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो, राजनीतिक घटनाक्रम अपना में बहुत बड़ा, हर एक प्रधानमंत्री पे बहुत लंबी लंबी सीरीज बन सकती है। कभी कोशिश करूंगा कि जो जानने वाली चीजें हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ उन बिंदुओं पर बात करूंगा जो एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 15 अगस्त 1947 और 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। अब हम इनके पीछे के घटनाक्रम पर नहीं जाएंगे, बहुत बड़े घटनाक्रम में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे हुए, क्या संभावनाएं थी, क्या कारण थे कि वो पहले प्रधानमंत्री बने, अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो अलग से कहानी है, वो एक तरह से देखा जाए तो वो राजनीतिक इतिहास है, वो हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ पॉलिटी से क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये क्लियर हो गया भाई, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री भी इनको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब प्रधानमंत्री बने तो ये निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री या सत्ता दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मनोनीत प्रधानमंत्री थे। क्यों? क्योंकि देश में पहली बार जो चुनाव होता है ना, वो 1952 में होता है। 1952 के पहले चुनाव नहीं हुए। 1952 में पहली बार लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद जिन पार्टी को यहां पर सत्ता मिलती है, जो सत्ता में बहुमत में आते हैं, उनके नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये पहले मनोनीत 1947 से लेकर 1952 तक, ठीक है ना, लगभग लगभग 5 साल मनोनीत प्रधानमंत्री, उसके बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते हैं। अब तक अगर हम बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी प्रधानमंत्री का रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं का रहा। लगभग 17 साल इनका कार्यकाल रहा है। क्लियर? अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पंचशील समझौता। देखो, दोनों ही देश नए नए आजाद हुए थे। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 1949 के आसपास चीन को आजादी मिलती है, ठीक है। नए नए देश थे लेकिन दोनों बड़े देश थे, दोनों ही जायंट कंट्रीज एक दूसरे के पास। दोनों के बीच खतरा था कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर दे, आक्रमण नहीं कर दे। तो क्योंकि दोनों को यहां पर अब जो है विकास करना है, आगे बढ़ना है, लोग जो भयंकर इतनी गरीबी है उसको दूर करना है। लेकिन अगर दोनों के बीच में डर बना रहेगा कि कहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर दे, है ना, एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर दे, तो ज्यादातर वो सब सेना पर खर्च करेंगे बजाय कि अपने विकास पर। तो दोनों के बीच में एक समझौता किया जाता है भी हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ परस्पर साझा विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से 5 बातें थी, इसलिए इसको नाम दिया गया पंचशील समझौता। ये जब हम आईआर पढ़ते हैं तो वहां पर डिटेल में इसको पढ़ा जाता है। तो अभी सिर्फ अपना याद रखना है, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुए। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के उस समय के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इन दोनों के मध्य समझौता होता है। उसी के बाद से एक नारा आता है, भारत चीनी, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के नारा आता है भी, हम दोनों भाई भाई है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है और चीन का विश्वासघात उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। अभी हम आगे आगे बात करेंगे। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी भी जब भी आता है, ये पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे संबंध खराब होते हैं इसकी बात होती है कि भारत जो है अब सिंधु जल समझौता तोड़ देगा। हमारे यहाँ पर जो सिंधु नदी जो भारत में होकर बहती है उसका पानी पाकिस्तान में जाता है। अगर यहाँ पर हम सिंधु नदी के इनके जल को सारा रोक ले तो पाकिस्तान में जो है पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो पाकिस्तान का हमेशा एक डर बना रहता है कि सिंधु जो जल है वो ऐसा नहीं हो कि भारत उसको रोक ले। लेकिन इसके लिए देखो, हमारे और भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो रखा 1960 में। हालांकि आज तक हमने तोड़ा नहीं है इस समझौते को, और ये समझौता अभी भी मौजूद है। ये समझौता कब हुआ? पहले प्रधानमंत्री के समय 1960 के समय यह समझौता होता है। 1961 में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको आज तक भी याद किया जाता है, और पंडित नेहरू का इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई, इस आंदोलन ने पंडित नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके कद को, उनकी छवि को एक तरह से विश्व स्तरीय नेता की बना देते। वो क्या था? वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? ये ऐसा समय था 1945 के बाद का, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, एक तरफ थे सोवियत संघ, एक तरफ थी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों जो शक्तियां थी वो अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाने में लग रही थी। कुछ देश जो है अमेरिका के गुट में चले गए, कुछ ऐसे जो सोवियत संघ के गुट में चले गए, ठीक है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान था,
वो लंबे समय तक अमेरिका के गुट में था। आप देखो कि जब जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध था, भारत पर हमेशा अमेरिका का डर था, वो पाकिस्तान के गुट में था, पाकिस्तान को खूब सपोर्ट मिला था। शुरुआत में आप देखो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान का कर रही थी अमेरिका। भारत क्या कहता है, भारत किस गुट के साथ, भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम नए क्यों, तो हम नए नए आजाद हुए, अगर हम गुटबाजी इस तरह से करने लगे हैं, किसी एक गुट में शामिल होने का मतलब क्या है, अगर हम अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे हैं मतलब हम सोवियत संघ से दुश्मनी ले रहे हैं, अगर हम सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हैं। हमने कहा, और किसी गुट में शामिल होने का मतलब क्या है कि वो देश आपको कंट्रोल करेगा। अभी तो हम एक लंबी गुलामी से आजाद हुए और आजाद होकर हम वापस एक गुट में शामिल होने का मतलब कि हम उनके हिसाब से चलेंगे, हमारी विदेश नीति उनके हिसाब से तय होगी। भारत ने तय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। और देखते देखते बड़ी संख्या में बहुत सारे देश जो है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसकी शुरुआत करने में एक नाम आता है पंडित नेहरू का, इसके अलावा अब्दुल नासिर जो मिस्र के उस समय के राष्ट्रपति, एक मार्शल टीटो जो युगोस्लाविया के थे, और एक सुकर्नो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और एक तरह से घाना के जो क्वामे एनक्रुमा, इन सब का नाम आता है। ये नाम याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, इनके जनक किसको माना जाता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है पंडित नेहरू का, इसके अलावा अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो, सुकर्नो, क्वामे एनक्रुमा। क्लियर। 1961 में मतलब, और ये आंदोलन इतना पॉपुलर हुआ कई देशों में। वैसे इसकी शुरुआत 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है इंडोनेशिया में, वहीं से हो चुकी है। 61 में ऑफिशियली ये काम करना शुरू करता है। तो एक तरह से ये ऐसा टाइम होता है जब पंडित नेहरू की छवि विश्व स्तरीय नेता की बनती है ना, विश्व स्तर पर उनको मिलता है। लेकिन तभी 1962 में एक घटना होती है, वो होता है भारत चीन युद्ध। चीन जो है भारत पर आक्रमण कर देता है। चीन की सेना भारत के यहाँ पर, आप देखो कि यहाँ पर कश्मीर वाला जो एरिया था, जो अक्साई चीन वाला एरिया जो उन्होंने कब्जाया था, वो यही था जिसमें भारत चीन का युद्ध हो जाता है। किस मुद्दे पर, 1955 में हमारे यहाँ पर समझौता हो रहा है। 1900, आप देखो 1954 में यहाँ पर समझौता हुआ, पंचशील समझौता। दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया कि हम दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत इसी भरोसे था कि चीन शायद धोखा नहीं देगा, हमारे वो समझौता का पालन करेगा, वो आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन चीन को ज्यादा, चीन चीन के बारे में कहा जाता है उसकी विदेश नीति के बारे में कि वो जब इशारा करता है कि वो इधर मुड़ेगा, लेकिन वो इधर मुड़ जाता है। मतलब उसके साथ कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो कब पलटी मार देगा कोई पता नहीं। और यहाँ पर 1962 में देखो, मुद्दा ये था 1959 में, 1959 में जब चाइना जो है तिब्बत पर कब्जा कर लेता है और वहां के जो सर्वोच्च नेता है दलाई लामा, वो वहां पर छोड़कर वो भारत आ जाते हैं। भारत जो है उनको शरण दे देता है। चीन का कहना था कि आप जो हमारे दुश्मन है उनको शरण दे रहे हो। इस बात पर चीन नाराज होकर भारत पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर भारतीय सेना की पराजय होती है, भारतीय सेना इसमें हार जाती है और एक बड़ा हिस्सा, भारत का जो एक बड़ा हिस्सा है अक्साई चीन वाला हिस्सा, वो चीन अपने कब्जे में ले लेता। ये आजादी के बाद मतलब पहला युद्ध था जिसमें भारत की हार हो जाती है। 1947 के आसपास एक छोटा सा वार हम पाकिस्तान के साथ भी लड़ते, पर वो बहुत छोटा सा वार था जो कबायलियों के साथ कश्मीर के टाइम पर वहां पर होता है। लेकिन ये ऐसा था जो युद्ध, इसमें बहुत सारी थ्योरी कि भारत क्यों आ रहा, ये सेना की पराजय थी या जो सरकार थी उस समय की उनकी रणनीतिक हार थी। हमने क्योंकि लास्ट टाइम तक हम वेट करते रहे, अपनी सेना को ये आदेश नहीं दिया कि आप पहले आक्रमण करें, हम वेट करते रहे। उनकी सेना बहुत ज्यादा अंदर तक आ गई, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। बाद में जब वो हाइट पर थे उन्होंने आक्रमण किया और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था जिसमें पंडित नेहरू खुद विश्वास नहीं कर सके कि जिसके साथ हमारा समझौता था उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसके बाद वो ज्यादा जी भी नहीं पाते। 1964 में तो उनकी डेथ भी हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री थे और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान में रखना, 1964 27 मई 1964 के आसपास। और समाधि स्थल ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा था, उनका जो समाधि स्थल है वो शांति वन कहलाता है। शांति वन इसीलिए क्योंकि हमेशा पूरी दुनिया में वो शांति के पक्षधर रहे, भाई शांति होनी चाहिए, और तो इस वजह से इनका जो नाम भी रखा गया वो रखा गया शांतिवन। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में ये सारी चीजें बताई, कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में इन सब, हमारा जो पूरा राजनीतिक इतिहास है, प्रधानमंत्री, जैसे हम इतिहास में राजाओं के इतिहास पढ़ते हैं, हमें प्रधानमंत्री के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए भी किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम रहे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, आज से 70-80 साल पुरानी बातें ही है ना। हम तो हजारों साल पहले के इतिहास में पढ़ रहे हैं। 70-80 साल में क्या घटनाक्रम हुए, हमें राजनीति को अच्छे से समझने के लिए वो घटनाक्रम भी जानने चाहिए। फिर उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जो कि सबसे सीनियर सांसद थे उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री।
1964 से लेकर 1966 2 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी वही बात है और कभी और डिस्कस करेंगे। 1964 से 1966 देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। अभी देखो आप 1962 में चीन का आक्रमण हुआ, भारत ने वो आक्रमण झेला, भारत की हार हुई और पूरे विश्व स्तर पर भारत की छवि जो है वो बहुत खराब होती है कि बहुत कमजोर देश के नाम, जहां पंडित नेहरू की एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर छवि उभरती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लेकिन जैसे ही चाइना का वार होता है उनकी छवि भी एक तरह से बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद पाकिस्तान को मौका मिलता है, 1962 में चाइना ने आक्रमण कर लिया और 62 के बाद ही वो साल होता है जब भारत में भयंकर अकाल भी पड़ता है। एक तरफ हम बॉर्डर पे ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, देश के अंदर हम भयंकर अकाल से जूझ रहे हैं, यहाँ पर खाने को अन्न भी नहीं है। उसी समय एक बहुत फेमस नारा होता, आपने सुना होगा, पंडित ये लाल बहादुर शास्त्री का बहुत फेमस नारा था, क्या था? जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री का था। जय जवान किस लिए? क्योंकि हमें एक के बाद एक युद्ध झेलने पड़ रहे। 62 में वो युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, उसी समय ये नारा आया था, जय जवान जय किसान। हमें उस समय जवान की जय और किसान की जय, क्योंकि हमें किसान की भी जरूरत थी, जवान की भी जरूरत थी। जवान जो सीमा पर लड़ेगा, किसान जो देश के भीतर अनाज पैदा करेगा। उन्होंने यहाँ पर यह नारा, मतलब आप सोच सकते हैं उस समय की स्थिति कैसी रही। लाल बहादुर शास्त्री उस समय देश के प्रधानमंत्री, है ना, जब एक प्रधानमंत्री एक जो देश का नेता होता है, अगर वास्तव में उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, पूरे देश उसका बात मानता है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक ये कहा था सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए कि आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हम पर्याप्त अन्न भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये अपील की थी देशवासियों से कि हम सबको एक दिन का एक समय का खाना नहीं खाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील करनी पड़ रही है ना। और उसी के बाद आप देखोगे 1965-66 के आसपास ही भारत में क्या शुरुआत होती है, भारत में नींव रखी जाती है हरित क्रांति की। और आज हम इस स्थिति पे हम बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, वो शुरुआत यहीं से होती है। तो 1965 में पाकिस्तान ने मौका देखा और भारत पर आक्रमण कर दिया और उसको लगा कि शायद भारत की अब बहुत कमजोर हो रखा है। एक तरफ चीन ने आक्रमण किया, बहुत भयंकर अकाल से जूझ रहे, और उन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन वो उस पर उल्टा पड़ गया, ठीक है। और उस युद्ध में मतलब पाकिस्तान की हार हुई और भारतीय सेना विजय हुई। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में थोड़ा सा जाकर देखोगे, पाकिस्तान क्लेम करता है कि 1965 का युद्ध जो था वो उसने जीता। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो उनका कब्जा लिया था। हमने बड़ा दिल दिखाते उनको वो क्षेत्र वापस सौंप दिया। ये युद्ध थोड़ा सा लंबा चला, फिर इसमें इंटरवीन करते हैं, बीच में हस्तक्षेप होता है सोवियत संघ का, और उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया कि आइए शांति वार्ता करें, बैठते हैं और इस युद्ध को समाप्त करते हैं। तो 10 जनवरी 1966 को समझौता होता है। कहां पर समझौता हो रहा है? तो कहा जा रहा है वो ताशकंद समझौता। जो ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी, उस समय वो सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद में दोनों देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है और एक समझौता होता है जिसको नाम दिया जाता है ताशकंद समझौता। इस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम रखा था ताशकंद फाइल्स, है ना। क्यों? क्योंकि उसी समझौते के दौरान ऐसा होता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री और जनरल अयूब खान के मध्य, ठीक है ना, जो उस समय पाकिस्तान के हेड है, जनरल है सेना के, लेकिन सेना के हाथ में है सारा, तो जनरल अयूब खान के मध्य यहाँ पर यह समझौता होता है। 10 जनवरी को समझौता हो रहा है और 11 जनवरी, मतलब 10 जनवरी की रात में ही ऐसा कुछ होता है। 11 जनवरी 1966 को कहां पर हो रहा है? ताशकंद के अंदर ही, जब शास्त्री जी वहां पर थे, उनकी रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि ऐसा वहां पर क्या हुआ, है ना, इस ताशकंद में ऐसा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाती है ना। अभी ये सिर्फ बहुत सारी अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही है, लेकिन आज तक कभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्या हुआ। जब शास्त्री जी की डेड बॉडी वहां पर आती है उनके घर परिवार, तो उनके घर परिवार का कहना था कि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था। नीला कैसे पड़ता है? जब किसी को जहर दिया जाता है। पर आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हो गया अचानक ऐसा कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 जनवरी 1966 की उनको मृत्यु हो जाती है। समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विजय, है ना, उन्होंने यहाँ पर पहली दी भारत और पाकिस्तान पे, और उनका फेमस नारा जय जवान जय किसान। जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी जो गुलजारी लाल नंदा, उनको वापस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जब तक कि नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता है। तो 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। अपनी सादगी के लिए, अगर हम जब भी 2 अक्टूबर की उनकी जब जयंती मनाते तो याद किया जाता है कि अपनी सादगी के लिए वो जाने जाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं
तीसरी प्रधानमंत्री फिर बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर 1977 तक ये लगातार प्रधानमंत्री रहती है। उसके बाद 1980 से लेकर 84 का कार्यकाल फिर से आएगा। बात करें इंदिरा गांधी के बारे में, जो सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है। अभी तक भारत में एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पहली थी और एकमात्र है। अब इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं 1966 में यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी। मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये जिक्र किया था, उनके पीछे की घटनाएं बताई थी। बहुत इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। फिलहाल हम सिर्फ फैक्ट पर फोकस करते हैं। देखो, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1969 में 14 बैंक, जो उस समय एक तरह से प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहे थे, उन सबको सरकारी बैंक घोषित कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंकों का फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा था। देश में इतनी भयंकर गरीबी थी, तो उनको कभी उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस वजह से, मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत सारे कदम थे जिन वजह से भारत की जो जनता थी, अधिकांश जनता गरीबी थी, उसमें इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बड़े स्तर पर, मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के उस समय की, और बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी का नाम आता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा 1971 में एक 26वां संविधान संशोधन किया, और राजा महाराजा को जो प्री विपर्स मिलते थे, एक बड़ी राशि उनको मिलती थी राजा महाराजा को, उनको समाप्त कर दी। यहां पर भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी जो सरकार है वो बड़े लोगों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, आम जनता के लिए सोचती है। जो सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जो हम राजा महाराजा को देते हैं, अब वो गरीब जनता में जाएगा। तो यहां से उनकी पॉपुलैरिटी और बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर एक बहुत बड़ा मूव, आज देखो कि आज हम एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं और कुछ आतंकवादी मारकर आ जाते हैं, कितनी वाही वाही हो जाती है। 1971 का वो समय था जब इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस दुनिया का नक्शा बदल गया। कैसे बदल गया? इस दुनिया में, इस विश्व के नक्शे में एक नया देश उभर कर आया। उन्होंने पाकिस्तान के जो दो हिस्से थे, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, उनको अलग करके एक नया देश बना दिया था। नाम था बांग्लादेश। तो 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, ठीक है, और उसमें भारतीय सेना विजय रहती है और एक नया देश बनता है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। और उसके बाद इस युद्ध में पाकिस्तान की बड़ी करारी हार होती है। उनके 92,000 सोल्जर्स, 92,000 जो उनके सैनिक थे, घुटने टेक कर भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हैं और एक नया देश बनता है बांग्लादेश। और 1972 में एक समझौता होता है, शिमला समझौता। ये वो समझौता था जिसमें एक बड़ा एरिया भारत ने, पाकिस्तान का जो है, वो कब्जा कर लिया था। उनके 92,000 सोल्जर्स तो जो थे वो भारत के कब्जे में थे, ठीक है। ये समझौता हुआ था इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। कई लोग इसकी समझौते की आलोचना भी करते हैं। इस समझौते में ये कहा था कि आगे से कोई भी देश जो है, भारत पाकिस्तान जो है, इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, ना कोई आक्रमण करेगा, है ना, और सीमा का जो है उसका पालन करेगा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये युद्ध जो भारतीय सेना ने फील्ड में जीता था, प्रधानमंत्री, हालांकि हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन मानते हैं कि प्रधानमंत्री उस टेबल पर इस युद्ध को हार जाते। कैसे? हम वहां पर बार्गेनिंग कर सकते थे, हमने बहुत बड़ा एरिया जो है पाकिस्तान का कब्जा रखा था। उसी समय यह बात हो रही थी, जो आज पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम चाहते हैं तो पाकिस्तान का जो जो एरिया वापस देने की शर्त पर हम अपने पीओके को वापस ले सकते थे। लेकिन भारत ने वही बड़ा दिल दिखाया हमेशा, और बड़े दिल दिखाते हुए उनका सारा एरिया वापस लौटा दिया, उनके सारे सैनिक वापस लौटा दिए। लेकिन हमने अपने स्तर पर कुछ नहीं लिया, बस पाकिस्तान से ये प्रॉमिस लिया कि आगे से ऐसी कोई हरकतें आप नहीं करोगे। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वही उसके बाद पाकिस्तान को पता चल गया भी वो सीधे युद्ध करके भारत से कभी जीत नहीं सकता। उसके बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान में इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वारफेयर। प्रॉक्सी वार मतलब छद्म युद्ध। छद्म युद्ध किस तरह के? एक आतंकवाद की एक नई फैक्ट्री तैयार करना और आतंकवादियों को इनडायरेक्टली, वो सीधे युद्ध करने की अभी क्षमता नहीं है उसमें, लेकिन इनडायरेक्टली भारत को परेशान करना यहां से उसने शुरुआत कर दी। चलो आगे देखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास में भी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी, 18 मई 1974, ठीक है। ये वो टाइम था जिसने उस समय, मतलब पूरी दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। क्या? भारत द्वारा पहली बार पोखरण में, जब पूरे देश पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो अमेरिका का हो या पूरी दुनिया का हो, कि कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, उन सबको दरकिनार करते हुए यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया और भारत को भी ये परमाणु शक्ति संपन्न घोषित यहाँ पर किया गया।
इस परीक्षण को नाम क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा, है ना। कोई भी हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको नाम, तो यहाँ पर नाम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। इस नाम में भी हम एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा प्रतीक है शांति का। किसका प्रतीक है? शांति का। हम यहाँ पर भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत का जो परमाणु परीक्षण है वो दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं है, वो दुनिया की रक्षा के लिए है, दुनिया की शांति के लिए। आप कहेंगे परमाणु हथियारों से शांति कैसे आएगी? देखो, पावर पावर को बैलेंस करता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के पास पावर है लेकिन दूसरा कमजोर है ना, तो हमेशा डर बना रहेगा कि कोई भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के पास पावर है और दूसरे व्यक्ति के पास पावर है ना, तो दोनों एक दूसरे से डरते हैं, है ना, कि वो इस्तेमाल कर सकता है तो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। जब एक तरफ पावर दूसरी तरफ भी पावर होता है तो पावर पावर को बैलेंस करता है। हमारा पावर किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं था, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो उसके डिटरेंस के लिए, उसके प्रतिरोध के लिए हमारे पास ये है। और वो यही रीजन होता है कि वो जहां पर बैलेंस बना रहता है वहां शांति भी बनी रहती है। फिर जो ये समय वो था जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनकी लोकप्रियता शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद जो घटना होती है 25 जून 1975, इस घटना ने मान के चले कि जो इंदिरा गांधी के जो कार्य थे, उनकी जो छवि थी, उनको धूमिल करने का ये कार्य हुआ। आज भी जो है इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री जो हमारी है उन पर इस एक की वजह से दाग लगा है, कलंक लगा हुआ है एक तरह से, कि उन्होंने देश में आपातकाल लगाकर एक तानाशाह प्रधानमंत्री का परिचय दिया और कई लोगों को, हजारों लाखों की संख्या में जेलों में ठूस दिया। जो सारे विपक्षी नेता थे उन सबको जेलों में ठूस दिया। वो था 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी। वैसे ये कहानी बहुत पीछे, 1971 जब चुनाव जीतती है उस केस को लेकर, 1971 में जब वो चुनाव जीतती है, जो चुनाव हार जाते हैं राजनारायण, वो उन पर केस लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है वो सरकारी धन का दुरुपयोग करके फिर जीता है। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है, ठीक है, 12 जून के आसपास इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनके जो चुनाव को है वो रद्द घोषित कर देते हैं, है ना। और उससे यह होता है कि उनको 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना था, लेकिन उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय जो आपातकाल की घोषणा हुई वो आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल की घोषणा हुई। ध्यान रखना, यहाँ पर ये परीक्षा में सवाल पूछा गया 25 जून 1975 को क्या हुआ? घोषणा हुई और 26 जून 1975 से ये लागू होता है, ठीक है। अवधि अगर हम चाहें तो इसको 26 जून कर सकते हैं। 26 जून ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ है। एक्चुअल में जो है 25 जून को रात को घोषणा होती है 12 बजे बाद, तो लागू कब से हो रहा है? 26 जून 1975 को से ये आपातकाल की शुरुआत हो जाती है। लगभग 21 महीने ये रहता है 1977, और 1977 में आपातकाल हटा दिया जाता है और यहाँ फैसला लिया जाता है कि अब चुनाव कराएंगे, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की हार होती है। 1975 में था, 77 तक ये आपातकाल चला। उसी बीच में 1976 में एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। इसमें भी बहुत आलोचना होती है। उन्होंने पूरे संविधान को ही बदलने की कोशिश कर दी, है ना। अपनी सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में लाई गई, राज्यों की पावर कम कर दी गई, राष्ट्रपति की पावर कम कम कर दी गई, कोर्ट्स की पावर कम कर दी गई, है ना। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। जो यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल था उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। फिर 1977 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है। मोरारजी देसाई जो एक समय कांग्रेस में ही थे, वो कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी, नई दल के हिस्सा बनते हैं। जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती है और उसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, पर वो सरकार ज्यादा चल नहीं पाती क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है। ये पहली बार कोई सरकार है, पहली सरकार है जो प्रथम एक तरह से गठबंधन सरकार हम इसको कह सकते हैं। गठबंधन सरकार को कहते हैं लंगड़ी सरकार, ज्यादा चल नहीं पाती, बैसाखी के सहारे चलती है। यह है प्रथम गठबंधन सरकार और पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी कह सकते हैं। हालांकि मोरारजी देसाई खुद कांग्रेस में थे पहले, लेकिन अब इस समय वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नया दल का गठन करते हैं, जनता पार्टी। बहुत सारे दलों का समूह था और वो वहां से बनते हैं जनता पार्टी से। ये सरकार मुश्किल से देखो 18 महीने सरकार चलती है और फिर चौधरी चरण सिंह जो एक बड़े यहाँ पर नेता थे, उनसे समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। इस सरकार ने 1978 में एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो मैक्सिमम ऐसे प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन में चेंज हुए थे उनको वापस बदल दिया गया। जैसे मैंने कहा लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया, वो वापस कितना हो गया? 5 साल कर दिया। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां वापस लौटा दी गई, है ना। कोर्ट की जो शक्तियां छीनी गई वो वापस लौटा दी गई। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन मौलिक अधिकार में करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। अब जो संपत्ति का अधिकार वो केवल विधिक अधिकार है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया, तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह 1979 से 80। इनका मुश्किल से इनका जो कार्यकाल है वो वास्तविक कार्यकाल 1 महीने का था, बाकी बस वो केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। और 1979 से 80 मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए इनको लोकसभा में जाने का मौका भी नहीं मिला। मतलब एक कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये बस एक बात है, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए। प्रधानमंत्री रहते हुए बात कर रहा हूँ, बाकी तो बड़े नेता थे हमेशा लोकसभा संसद वहां पर, प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए। 1980 में इनकी सरकार भी गिर जाती है। तो यहाँ क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार होती है और 2 साल देखो, आप देखो 18 महीने सरकार चल रही है। उस बीच ये बहुत सारी पार्टियों का समर्थन लेकर, उसमें एक बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, और उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता संजय गांधी भी थे। उन्होंने एक तरह से चौधरी चरण सिंह को लालच दिया कि हम आपका समर्थन करते हैं, कांग्रेस आपका समर्थन करिए, प्रधानमंत्री आपको बनना चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह इनसे समर्थन लेके कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लेते हैं, लेकिन कांग्रेस 1 महीने में अपना समर्थन वापस लेकर इनकी सरकार को गिरा देती है और 1980 में वापस चुनाव होते हैं। लोगों को लगता है कि कांग्रेस के अलावा कोई सरकार चला ही नहीं सकता इस देश में, और वापस कांग्रेस को बहुमत मिलता है। इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनती है। 1980 से लेकर 84 इनका दूसरा कार्यकाल होता है। लेकिन ये जो कार्यकाल, ये भी बड़ा मुश्किल कार्यकाल इनका दौर होता है। 1980 का वो दौर था, 1980 के दशक में पंजाब पूरी तरह से अस्थिर था। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पर था। पाकिस्तान मतलब उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट भी था। खालिस्तान के नाम से एक नया देश बनाने का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। अब उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऐसा नहीं कि आया और ले लिया, ये तो 80 के दशक और उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन 84 में इंदिरा गांधी उन्होंने फाइनल डिसीजन लेते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी जो देश की सेना सेना जो होती है वो देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए होती है, लेकिन पहली बार देश के अंदर सेना को उतारा गया। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो सेना के द्वारा किया गया। क्या था इसमें, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। इसमें एक नाम याद रख सकते हैं आप, जनरल भिंडरेवाला। इनके समर्थक, इनके नेतृत्व में ये सारा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। आज भी आप देखो कभी खालिस्तान आता तो इसका नाम जरूर आता, जनरल भिंडरेवाला। एक टाइम नाम लिया जाता है, इंदिरा गांधी का ही रोल था इसको खड़ा करने में, और बाद में वो इन्हीं के लिए सरदर्द बन गया। और इस स्वर्ण मंदिर पर सेना जाती है। सेना, क्योंकि शुरू में सेना को भी अंदाजा नहीं होता कि इनके पास भी ये, क्योंकि पाकिस्तान को इनको सपोर्ट मिल रहा था, इनके पास भी बहुत आधुनिक हथियार। सेना जब पहले एंट्री करती है, सेना को अंदाजा नहीं कि इनके पास कितने हथियार हो सकते हैं। शुरुआत में सेना को बहुत नुकसान होता है। फिर सेना निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ पर जो है अपनी तोपें लेकर आएंगे। सेना ने तोप लेकर आई वहां पर, ठीक है। और जब तोप से हमला किया तो, क्योंकि अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो सिख समुदाय बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। और जनरल भिंडरेवाला जो एक तरह से सिख संत ही थे, ये सिख नेता थे, सिख संत ही थे, और उसमें उनकी हत्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है इस जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में चलता है। तो बहुत सारे सिख जो समुदाय है वो भी इसमें नाराज हो जाते हैं। हालांकि क्योंकि ये जो मूवमेंट है उस समय एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये जून के आसपास की घटना है। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा है ये जून के आसपास की घटना है, और आप देखिए उसके बाद जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आते आते उनके जो गार्ड्स थे, इंदिरा गांधी के सिख गार्ड्स थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के उनके गार्ड्स जो सिख गार्ड्स हैं, उन्होंने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये इसी का एक तरह से रिवेंज के तौर पर था, ठीक है। तो ये घटनाक्रम था। जो समाधि स्थल है उनको आप शक्ति स्थल के नाम से याद रख सकते हैं। अभी तक हमने बात की शांतिवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति के प्रतीक के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं 1984 में जब इनकी हत्या हो जाती है तो उसी शाम लगभग प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 साल की उम्र में बनने वाले देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। 5 साल का कार्यकाल, और अब तक के सबसे भारी बहुमत के साथ। देखो 84 में तो इंदिरा गांधी की हत्या होती, चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने निर्णय लिया कि वो चुनाव के साथ वापस बनेंगे, नए चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव होता है, अब तक की सबसे ज्यादा सीट्स इनको मिलती है, 415 सीट्स वो लगभग जीतते हैं, और सबसे भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्या घटना है, इस समय का जो काल टाइम पीरियड चल रहा है वो पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, पंचायती राज का स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को, तो राजीव गांधी के कार्यकाल को। देखो आप देखो इसी में बहुत सारे जो हैं
यह जो आयोग बनाए जाते हैं, समितियां बनाई जाती है जो पंचायती राज के बारे में स्टडी करती है, और वही बाद में आधार बनता है 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन का, जिससे पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, 52वां संविधान संशोधन इनके कार्यकाल में हुआ 1985 में, जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल निरोधक अधिनियम से संबंधित है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, ये 1989 जो इनका कार्यकाल का लास्ट साल था, उन्होंने एक संविधान संशोधन किया। मतदान की उम्र पहले 21 साल हुआ करती थी, उसको घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। आज भी हम 18 साल के होते हैं तभी वोट देते हैं, पहले ये 21 साल था, अब घटाकर 18 साल कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। दो तीन घटनाएं जो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल की, एक तो बहुत बड़ी घटना जो अगले चुनाव में, ये देखो ऐसे प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री और अब तक के सबसे भारी बहुमत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इतने लोकप्रिय नेता थे वो इतनी सीटें नहीं ला पाए, इंदिरा गांधी वो कभी इतनी सीटें नहीं ला पाई, राजीव गांधी थे। इसका एक रीजन ये भी था कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, पूरी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ थी और एक बड़ी संख्या में उनको सीटें मिलती हैं। बीजेपी उस समय सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए थे, पर एक दाग उनके कार्यकाल के समय लगता है 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला, कि इन्होंने जो बोफोर्स तोपें खरीदी है उसमें इन्होंने घोटाला किया, और वही एक घोटाला रीजन बनता है कि अगला चुनाव ये बुरी तरीके से हार जाता है 1987 का ये जब। और ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, इन्हीं के समय, इन्हीं की सरकार में इनके वित्त मंत्री रहते हैं बीपी सिंह, वो इनसे अलग होकर वही ये लगाते हैं कि मुझे पता है कि इन्होंने क्या घोटाला, जो मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी, उनको एक दागदार यहाँ पर बना दिया गया। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण घटनाएं उनके कार्यकाल की, एक आता है ऑपरेशन पवन, जो श्रीलंका में जो लिट्टे आतंकवादी समूह था उसके विरुद्ध किया गया 1987 में। हालांकि इसमें भारतीय सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना, जो शांति सेना, भारत की जो शांति सेना के नाम से वहां पर श्रीलंका में गई। लिट्टे कौन है, लिट्टे एक्चुअल में भारतीय तमिल मूल के, ये भारत के तमिल मूल के लोग ही थे जो श्रीलंका में रहते थे, पर इनको कोई भी अधिकार नहीं मिलता था, सारे अधिकार श्रीलंका में रहने वाले सिंगली लोगों को, जो श्रीलंकाई मूल के लोग हैं उनको मिलता था। तो इन्होंने विद्रोह करके एक तरह से आतंकवादी संगठन बना दिया। तो तमिल मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग ही है जो श्रीलंका में रहते हैं, और इनसे लड़ने कौन जा रहा है, भारतीय सेना जा रही है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, श्रीलंका की सेना साइड में हो जाती है, श्रीलंका की सेना जो है वो भारत से मदद मांगती है, तब ये सेना भेजी जाती है। इसमें लिट्टो को भी नुकसान होता है, भारतीय सेना को भी नुकसान होता है, श्रीलंका का इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा। फिर इसको ये था कि भाई लिट्टे को समाप्त करना है, लेकिन लिट्टे को समाप्त करना इतना आसान नहीं था, गुरिल्ला वारफेयर हो रहा था, भारतीय सेना बहुत नुकसान झेल कर वापस आ जाती है, काम भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन इससे होता है कि लिट्टे जो है वो भारत सरकार और राजीव गांधी के विरुद्ध हो जाता है, यही एक कारण बनता है बाद में राजीव गांधी की हत्या का। राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है ना तमिल लोगों की, तो उसमें ये जो तमिल लिट्टे के संगठन का ही इसमें रोल था। एक था ऑपरेशन कैक्टस, ये चलाया था 1988 में मालदीव में। मालदीव में तख्ता पलट हो रहा था, बाकी सेना उस पर कब्जा कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना और इसको करके उस तख्ता पलट को रोक लेती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एक समय उन्हीं के राजीव गांधी कार्यकाल में वित्त मंत्री थे, लेकिन अलग होकर बोफोर्स तोप घोटाला एक बड़ा मामला उठाते हैं और राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं, और वीपी सिंह जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, और वो एक तरह से गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। 1989 में जब चुनाव होता है तो ये अगले देश के अपने देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये इनका पूरा नाम था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, लेकिन मुश्किल से इनकी सरकार 11 महीने चलती है। इस 11 महीने में एक इन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला था, वो मास्टर स्ट्रोक क्या था, 1990 में इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। अब देखो, एक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मंडल आयोग क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे हमने थोड़ा सा चर्चा की थी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मंडल कमीशन बना था ये स्टडी करने के लिए, बीपी मंडल, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल उनका नाम था, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था जिनको ये स्टडी करना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा, क्योंकि इनको तो आरक्षण मिला हुआ है एससी एसटी को, इनके अलावा भी बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। आप स्टडी करके बताइए कि किन किन जातियों को यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत पहले मतलब कि जब मोरारजी देसाई की सरकार होती है उस समय यहाँ पर आते हैं करते हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। 1980 से लेकर 1990 के दशक तक 10 साल कोई भी काम इस पर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आती है, इनको लगा कि अगर हम ओबीसी को आरक्षण दे दें
इन्होंने रिपोर्ट तो पहले दे दी थी। इनको लगा कि अगर हम ओबीसी को आरक्षण दे दें तो ओबीसी की एक बड़ी पॉपुलेशन इनके साथ आ सकती है और इनको चुनाव में फायदा मिल सकता है। इन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को यहाँ पर दे दिया। ये इनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी एक तरह से क्रांतिकारी घटना के रूप में कह सकते हैं। अन्य यहीं से सारी आरक्षण की लड़ाई, अभी तक जब तक SC ST को आरक्षण था, आरक्षण पे इतनी लड़ाई नहीं थी। जैसे ही 27% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को, इससे हुआ क्या, 27% आरक्षण देने का मतलब क्या है, 27% आरक्षण अगर एक पिछड़ा वर्ग को दे दिया तो जनरल कैटेगरी जो है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि वो सीधा 27% किसका जा रहा है, जो अब तक सामान्य वर्ग था उनका 27% और कम हो गया है। तो बहुत बड़े इस समय क्योंकि आंदोलन भी होते हैं, हालांकि यहाँ पर 27% आरक्षण इनको दे दिया गया। पर सरकार ज्यादा चलती नहीं, 11 महीने की सरकार चलती है और इनसे एक नेता और जो है चंद्रशेखर अलग होकर कांग्रेस की सपोर्ट से वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये सरकार भी बहुत ज्यादा चलती नहीं, 7 महीने इनकी सरकार चलती है ना, और 7 महीने में कोई विशेष काम होता नहीं है। पर एक जरूर एक जुड़ी है, इनसे जुड़ी बात पूछी जाती है। एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें ये मौका नहीं मिला कि वो लाल किले पर तिरंगा फहराएं। अब तक जो भी प्रधानमंत्री बने वो सब 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, पर इनका कार्यकाल देखिए आप, नवंबर में प्रधानमंत्री बनते हैं, जून में प्रधानमंत्री से वापस हट जाता है, अगस्त तो इनका कार्यकाल में आया ही नहीं। जब अगस्त ही नहीं आया तो 15 इनको मौका ही नहीं मिला कि वो लाल किले पर, ये भी अपना आप में एक सौभाग्य की बात होती है कि लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं, पर इनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन देखो यहाँ पर 21 जून 1991 में, ये 7 महीने भले ही दिख रहे हैं पर ये मुश्किल से 2-3 महीने के प्रधानमंत्री रहते हैं, बाकी तो केयर टेकर सरकार चल रही है। मतलब अगले जब तक चुनाव नहीं हो जाते, अगले प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक बस इनको प्रधानमंत्री पद संभालना है। 21 मई 1991 जब प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर ही थे। इसी बीच जब चुनाव, अगले चुनाव की तैयारियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था, राजीव गांधी जब साउथ में जाते हैं, वहां पर एक महिला आती है, मतलब एक तरह से सुसाइड बॉम्ब जो होता है उनसे उनकी हत्या कर दी जाती है। एक महिला अपने अंदर बम लगा कर आती है, उनके पास आती है और वहां से बम फट जाता है और राजीव गांधी की वहां से हत्या, ये हत्या कराने के पीछे हाथ लिट्टे का ही था। राजीव गांधी की हत्या हो जाती है 21 मई 1991। क्लियर। अब जो कांग्रेस के बड़े नेता थे राजीव गांधी, अब वो रहे नहीं, लेकिन वही वापस थोड़ी सहानुभूति की लहर, और वापस अगला चुनाव कांग्रेस जीतती है और प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दक्षिण भारत से कोई प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है लेकिन गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। गांधी परिवार से अलावा कोई पहली बार प्रधानमंत्री बना और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री बनते हैं PV नरसिम्हा राव। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे पहले, 1991 से लेकर 1996 5 साल की सरकार चलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो याद रखनी है हमें, 1991 में एक यहाँ पर याद रखना है, राव मनमोहन मॉडल। राव उस समय के प्रधानमंत्री, मनमोहन उस समय, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने एक मॉडल जो आर्थिक सुधार का शुरू किया था, उसको नाम दिया जाता है राव मनमोहन मॉडल। और उसमें क्या किया उन्होंने, LPG की शुरुआत की। ये LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये वो टाइम था जब भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे पास 7 दिन के लिए, मतलब इतना विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचा था कि हम 7 दिन की भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो बहुत जरूरत हो गई थी कि हम आर्थिक सुधार करें। आर्थिक सुधार में क्या करें, उदारीकरण। पहले भारत में मतलब बहुत लाइसेंस बहुत ज्यादा था, हर जगह बहुत ज्यादा, कोई भी आपको अगर बिजनेस चलाना है, कुछ भी करना है, हर जगह लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारे टाइट था, तो उसको उदार किया गया शर्तों को, तो उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण, निजीकरण को बढ़ावा दिया। पहले सब कुछ सरकारी होता था, सरकारी कंपनियां, सरकारी कामकाज, भाई अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो निजीकरण को भी बढ़ावा देना पड़ा, तो निजीकरण की शुरुआत हुई। और बाहर की कंपनियों को जो अलाउ नहीं था, अब बाहर की कंपनियों को भारत में अलाउ किया, तो इसको कहा जाता है वैश्वीकरण। तो इसकी शुरुआत भारत में यहाँ पर इनके कार्यकाल में हुई, आर्थिक सुधार की शुरुआत। ये वो टाइम था, चाइना ने, आप देखो चाइना ने लगभग 15 साल पहले ये सुधार कर दिया था, और वही कारण था कि चीन जो है भारत से आज बहुत आगे है ना, इस 15 साल के सुधार के कारण। इसके अलावा एक पॉलिसी स्टार्ट की गई उस समय के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी तक ये था कि हम ज्यादातर अपने संबंध रखते थे वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं उनसे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ पश्चिमी देश नहीं, हम लुक ईस्ट, हमें पूरब की ओर भी देखना चाहिए। पूरब की ओर के जो देश हैं वो सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे देश हैं, देखो पश्चिम के देश जो ऑलरेडी इतने संपन्न हैं, है ना, इतने आधुनिक है, विज्ञान में, तकनीक में इतना, हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। उन उनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं, हम सब्जियां, फल, ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने व्यापार बढ़ाना है तो हमें पूरब के देशों की ओर भी अपना संबंध प्रगाढ़ करना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट की थी
विदेश मंत्री उस समय थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की, लुक ईस्ट पॉलिसी। हमें वेस्ट के साथ साथ पूरब की ओर भी देखने की जरूरत है, उनसे भी अच्छे संबंध बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण ये याद रखने के लिए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ और पंचायती राज ये लागू किया गया। पंचायतों को और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है भारत के इतिहास में, एक और ऐसी घटना थी जिसके बाद एक तरह से आप देखो कि 1992 के बाद भारत में सीरियल बॉम्ब्स की घटना, यहाँ पर आतंकवाद की घटना होती है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद वही ढांचा जहां पर आज का राम मंदिर बना हुआ है ना। ये घटना यहाँ पर होती है 6 दिसंबर 1992, वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है, पीवी नरसिम्हा राव। इसकी जांच किसको दी गई, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया, इसकी जांच लिब्राहन आयोग को दी गई। उसके बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मई 1996 में, लेकिन क्योंकि बहुमत किसी को नहीं होता है तो सरकार बहुत ज़्यादा जल्दी ये पर गिर जाती है। मुश्किल से 13 दिन सरकार चलती है, लेकिन 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, बहुमत नहीं था, प्रधानमंत्री बन गए, शपथ ले ली, फिर जब बहुमत साबित करने का टाइम आया तो साबित नहीं कर पाए, तो वापस 13 दिन में ही वापस हट गए। पर ये 13 दिन की सरकार थी अब तक के सबसे कम कार्यकाल की, पहली गैर कांग्रेस, पूर्णतः गैर कांग्रेसी। पूर्णतः गैर कांग्रेसी का मतलब मोरारजी देसाई बने थे, हम उसको कहते हैं गैर कांग्रेस सरकार, पर मोरारजी देसाई खुद एक समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हम कह रहे हैं पूर्णतः गैर कांग्रेसी, मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूरी तरह से कांग्रेस से अलग ही थे, कभी कांग्रेस में रहे नहीं थे, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार। फिर ज्यादा सरकार चलती ही नहीं है, सरकार गिर जाती है, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से यहाँ पर एच डी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारे दल मिलकर यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। तो एच डी देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997 थोड़े टाइम के लिए ये रहते हैं। ये उस समय क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे पहले, इनको प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के लिए वापस इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री रहते हैं 1997 से 98, ज्यादा टाइम रहते नहीं, 7-8 महीने के आसपास रह रहे, और कार्यकाल में कोई विशेष घटना ऐसी होती नहीं है। उसके बाद 1998 में वापस 13 महीने के लिए सरकार बनती है। 1998 से 99 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1999 से वापस चुनाव होता है, फिर 5 साल की वो सरकार पूरी करते हैं। इनके कार्यकाल की मुख्य घटना देखते हैं तो देखो 11 व 13 मई को 1998 को वापस पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण होता है। इस दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत एक स्थापित परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाता है ना। उस समय भी देश में बहुत ज्यादा अमेरिका का और बाकी देशों का प्रेशर था कि भारत को ये परमाणु परीक्षण नहीं करने देना है, पर उन्होंने वो परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया और ये बता दिया कि अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसके अलावा 1999 में एक और महत्वपूर्ण घटना, कारगिल युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये युद्ध क्योंकि पाकिस्तान उस समय कारगिल पर जो है कब्जा कर लेता है, और फिर ये कारगिल युद्ध होता है। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 जुलाई फिर 1999 में ये भारतीय सेना ये विजय कारगिल का जो क्षेत्र है वो वापस हासिल कर लेती है और ये युद्ध हम जीत जाते हैं। 13 दिसंबर 2001 एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना, मैंने बताया 1992 से सारी घटना शुरू होती है, 2001 तक आता थे संसद पर आतंकवादी। संसद जो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, उस पर यहाँ पर आतंकवादी हमला होता है, और इन्हीं के कार्यकाल में ये पोटा एक्ट पारित होता है। इसके बारे में हम मौलिक अधिकार में भी पढ़ चुके हैं, ये 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, तो 2004 तक इनकी सरकार रही। फिर 2004 में वापस कांग्रेस की सरकार आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं 2004 से लेकर 2014, यानी 2 कार्यकाल के लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के चुनाव कभी नहीं लड़ा, ये असम से राज्यसभा सांसद रहे थे दोनों कार्यकाल में। ठीक है, प्रधानमंत्री से बनने से पहले ये वित्त मंत्री रह चुके थे, कब, नरसिम्हा राव की सरकार में। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, बहुत पुराने नोट पर इनके साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 2005, ध्यान देना, जून में राष्ट्रपति के साइन हुए तो ये भी तारीख आती है, लेकिन अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरह से सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, बहुत बड़ा एक्ट था, भ्रष्टाचार को हटाने और पारदर्शिता को लाने के लिए एक्ट आया था, जनता को सूचना का अधिकार देने के लिए आरटीआई एक्ट। इसके अलावा तो एक समय था जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के समय अमेरिका बहुत सारे प्रतिबंध लगा देते हैं जब हम दूसरा परमाणु परीक्षण करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अमेरिका को जरूरत पड़ती है, भारत की भी बहुत बड़ा मार्केट है, वापस आते हैं। 2006 में एक ऐतिहासिक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये वो टाइम था जब भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरने लगे। इसके पहले भारत और अमेरिका के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक परमाणु समझौता होता है। ठीक है, और इसके अलावा 2009 में, 2005 में आरटीआई एक्ट और 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, पर कानून जो था वो आरटीई एक्ट 2009 कहलाता है। इसके अलावा 2013 में एक और कानून जो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये इन्होंने लागू किया था।
अब लास्ट बात कर लेते हैं हमारे 14वें प्रधानमंत्री। एक्चुअल में आप कहीं पर भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के बारे में आता है कि 15वें प्रधानमंत्री। 15वें क्यों आ रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से ये 15वें प्रधानमंत्री रहते हैं, व्यक्तिगत रूप में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेरे काउंटिंग में है 14 नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने गुलजारी लाल नंदा जी को यहाँ पर काउंट नहीं किया, क्योंकि वो कार्यवाहक रहे हैं। बाकी एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादातर ये आता है कि वो व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री आते हैं, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को भी इसमें काउंट करना पड़ेगा। तो देश के मैंने लिख दिया कि देश के 15वें प्रधानमंत्री है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को भी यहाँ काउंट करना पड़ेगा। जन्म 17 सितंबर 1950। अब जन्म क्यों लिखा? बाकी का तो किसी का लिखा नहीं, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो आजादी के बाद यहाँ पर उनका जन्म हुआ। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री थे सब 1947 से पहले के जन्म के थे। ये पहले प्रधानमंत्री है, जो ये प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि वो आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, याद रख लेना इसको। इसके अलावा प्रधानमंत्री से बनने से पहले गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण उनके कार्यकाल की घटनाएं और योजनाएं हम देख लेते हैं। 2015 में, जनवरी 2015 में इन्होंने सबसे पहले एक बहुत पुरानी संस्था थी योजना आयोग, उसके स्थान पर एक नीति आयोग की स्थापना की। ये इनके, इसके अलावा जीएसटी लागू किया टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2016 में बहुत महत्वपूर्ण इनके कार्यकाल में घटना नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं ना, वास्तव में विमुद्रीकरण इसका नाम होता है, सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? नोटबंदी ना। बड़ी घटना थी, आपको अभी भी याद होगी ये डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। इसके अलावा 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया। इसके अलावा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू कश्मीर में, ये भी एक बड़ी घटना थी। इसके अलावा 2019 में 3 तलाक कानून पारित करना, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा होती है, वो भी इनके कार्यकाल में हुई। 2020 में सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड आती है, लॉकडाउन लगता है देश में लंबे समय तक, इनके कार्यकाल में। 2021 में एक बड़ी उपलब्धि के 100 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जाता है। इसके अलावा 2023 में, है ना, जो अभी नई सरकार है उसके जस्ट पहले महिला आरक्षण बिल पारित करना। और आप देखना कि थोड़े टाइम बाद महिला को जो यहाँ पर आरक्षण है वो मिलने लग जाएगा। 30% आरक्षण यहाँ पर इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में भी लागू कर दिया है। और 2024 में एक बड़ी इनके कार्यकाल की घटना जो नए सरकार से जस्ट पहले इन्होंने किए थे, वो राम मंदिर का उद्घाटन करना। जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहीं पर राम मंदिर बना है। हालांकि राम मंदिर जो बना है वो कोर्ट के फैसले के बाद से बना है, सरकार का उसमें एक रोल रहता ही है। वो रोल कैसे था कि देखो, सरकार का एक पॉजिटिव अप्रोच थी तो जल्दी से ये सारा काम हो गया और उद्घाटन वो इस पे करते ही है। इनके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरा कार्यकाल इनका यहाँ पर अब चल रहा है। यहाँ पे तीसरा लगातार कार्यकाल चलने वाले, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी घटना हो रही है जब 3 लगातार कार्यकाल के लिए इनकी सरकार आ रही है। 3 लगातार कार्यकाल के लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार जो रही थी वो भी नहीं है, ये दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं जिनके तीसरा लगातार कार्यकाल इनका यहाँ पर पूरा आया। देखो यहाँ पर प्रमुख योजना की बात करें तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, ये आपने सबने पढ़ी होगी, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वनिधि योजना, गरीब कल्याण योजना। डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये अलग टॉपिक्स हैं, यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रख लेना ये सब इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजना है। बाकी योजनाओं की तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। कुछ और फैक्ट जो प्रधानमंत्री से संबंधित टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे, तो इनमें 4 प्रधानमंत्री का नाम आता है। पहले इंदिरा गांधी, एक समय था जब वो राज्यसभा सदस्य थी, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा एच डी देवगौड़ा, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी राज्यसभा के सदस्य बनकर यहाँ पर बने थे, क्योंकि अचानक से बना दिया गया तो राज्यसभा से वो सदस्य बनते हैं। आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 प्रधानमंत्री याद रख लेना जो प्रधानमंत्री थे उस समय राज्यसभा सदस्य बने थे। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है, 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन? मोरारजी देसाई, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट था जिसका नाम था बंबई, बंबई प्रांत के वो मुख्यमंत्री थे 1952 में। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे ये। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले इन स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक प्रधानमंत्री के साथ ही हम ये भी पढ़ लेते हैं, कई बार पूछा जा सकता है उप प्रधानमंत्री के बारे में। ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री जैसे पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, यानी उप प्रधानमंत्री जैसा पद एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री जैसा पद है, नहीं कोई उप मुख्यमंत्री जैसा पद होता है, तो संवैधानिक रूप से ऐसा कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसे पद क्रिएट किए और बनाए गए और रखा जाता है। उप प्रधानमंत्री जैसा वास्तव में संविधान में कोई पद नहीं है। फिर क्यों बनाया जाता है? यहाँ पर उप प्रधानमंत्री, ये देखो
जब दो नेता इतने बड़े नेता हो जाते हैं भाई, प्रधानमंत्री पद के अगर दो दावेदार हो जाए, मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार या दो से अधिक दावेदार हो जाए, फिर तो कई बार राजनीतिक मजबूरी चलते प्रधानमंत्री तो एक ही बन सकता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति को वो दर्जा देने के लिए एक तरह से उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी राजस्थान में आप बताइए दो उप मुख्यमंत्री हैं, दो जनों को उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद आप देखो दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद बेरवा जी को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसी तरह से देश में अलग अलग समय उप प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनकी लिस्ट भी एक बार देख लेते हैं, छोटी सी लिस्ट। इस पद का संविधान में कई उल्लेखनीय, याद रखना, राजनीतिक कारणों से इसकी नियुक्ति, जैसे पहले जब प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू बड़े कद के नेता थे, लेकिन उसी समय उनसे भी बड़े कद के नेता हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए। बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक कारण थे, लेकिन उस समय उनको उप प्रधानमंत्री का पद, हालांकि वो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद होता नहीं है, पर यह माना जाता है भी हाँ वो सरकार में दूसरे नंबर के व्यक्ति वही हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो उप प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री उस समय बनना चाहते थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा नहीं था, मोरारजी देसाई बड़े नेता थे, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के नेता सपोर्ट में आए तो इंदिरा गांधी के, वो प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन मोरारजी देसाई को संतुष्ट करने के लिए उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये 2 साल तक उप प्रधानमंत्री रहते हैं। जब मोरारजी देसाई बनते हैं तो जगजीवन राम जी को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये भी प्रधानमंत्री की रेस में थे, लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है इनके जीवन में कि वो प्रधानमंत्री छूट ही जाते हैं। ठीक है, जब दूसरी बार जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री से हटाकर फिर चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, उनको यहाँ पर बनाया गया मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। जब चौधरी चरण सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वाई चौहान उनको यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब चौधरी देवीलाल जो थे उनको यहाँ पर बनाया जाता है उप प्रधानमंत्री। जब चंद्रशेखर बनते हैं तब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ समय के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी उप प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर दिया गया। हालांकि ये एक राजनीतिक पद के तौर पर, ये संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, अलग से कोई शपथ यहाँ पर नहीं ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यहाँ पर ये प्रधानमंत्री का टॉपिक क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, लेकिन अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको हमेशा बता ही रहा हूँ, ये टेस्ट प्रैक्टिस डेली करते रहना। इसको आपको अगर एक हैबिट डाल दी तो थोड़े टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।